अगर इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो पूरे बॉडी में इंफ्लामेशन होगा। वेट करो माइक अपना, मुझे ना करना पड़े, तुम लोग खुद करा करो। अगर इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो नोटिस करोगे बुखार हो गया। ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो बुखार हो जाएगा। लेकिन किसी हाथ या पैर, किसी शरीर के छोटे से हिस्से में या उस रीजन में हुआ है infection because of injury to that area, and that region will swell and it will have temperature. यह टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है पैथोजन के लिए। पैथोजन को चाहिए टेम्परेचर, उसके एंजाइम्स, पैथोजन के एंजाइम्स functions best at room temperature around 28 degrees centigrade. आपके बॉडी का ऐसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी यहाँ पर फंक्शन कर रहा है एंजाइम। भले एंजाइम का फंक्शन कम हो गया हो पैथोजन का, लेकिन कर रहा है। नाउ यू हैव इंक्रीज इट मोर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट इज ए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। तो बुखार आना जो है वो एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। किसी को इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, उसने तुरंत ले लिया या पैरासीटामोल। अब बताओ वो उसके इम्यून सिस्टम को मदद करेगा या नुकसान पहुंचाएगा? मदद करेगा या नहीं करेगा? चलो चलिए। यस सर। दिमाग है ना आपके पास? यस। क्या यस? हेल्प करेगा सर। क्या हेल्प करेगा? पैरासीटामोल? नहीं सर, वो पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए। टेम्परेचर आना, बढ़ना, फीवर आना वो अच्छी बात होती है। एक समय तक, उसके बाद खाना चाहिए। लेकिन अब किसी को हुआ कि थोड़ा सा भी बुखार है, फर्स्ट कैप्सूल खा लें, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पैरासीटामोल खा लें, तो वो अवॉइड करना चाहिए। अब देखो कि टेम्परेचर बढ़ा, आपने उसको सबसाइड कर दिया टेम्परेचर को, आप किसके फ्रेंडली हो गए? पैथोजन फ्रेंडली आप काम कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, अदर पैरामीटर। रेडनेस, रेडनेस क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरी डायलेट कर दिए जाते हैं उस रीजन में। ब्लड कैपिलरी के डायलेट होने से, डायलेट मतलब जो पहले इसका डायमीटर कम था अब डायमीटर बड़ा होता है, डायलेशन होता है। डायलेशन की वजह से यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया। ब्लड के एक्यूमुलेशन से एक्स्ट्रा वेक्सेशन होता है। एक्स्ट्रा वेक्सेशन से न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द इंज्योर्ड टिश्यू एरिया, टिश्यू स्पेस में आ गया जहाँ इंजुरी हुई है। न्यूट्रोफिल्स जमा हो गए। न्यूट्रोफिल्स का काम है फेगोसाइटोज करना। इंजुरी हुई, इसका मतलब कि इन्वेडर्स हैव फाउंड द गेट फॉर द एंट्री, तो यहाँ पर आके जमा हो गए। कौन? आपके न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस। और इस टिश्यू में मैक्रोफाजेस भी है, स्किन का अपना मैक्रोफाज भी है, उस पहले से है। और न्यूट्रोफिल्स भी आ गए एक्स्ट्रा वेसेट होके कीमोटैक्सिस के द्वारा, उसको बुलाया जाता है, ये भी अलग मैकेनिज्म है। तो अब आने के बाद ये क्या करेंगे, इसीलिए रेडनेस हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हुआ। तो सारे इवेंट जो है इन्फ्लामेशन, यानी ये जंग का मैदान जो है एक तैयार किया गया, जो कि पैथोजन फ्रेंडली नहीं है। वो सब हमारा इम्यून सिस्टम फ्रेंडली है, क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन इज required, it is necessary, but the heightened response of inflammation, sometimes heightened response of inflammatory response you may see, and that is dangerous for the body, because that will keep on continuing the temperature, extravagation will keep on continuing, okay, or as a result of which many kinds of cytokines will be released and other tissues and cells will be involved. More heightened response of the inflammation will cause autoimmunity, will lead it towards the autoimmunity, means destruction of the immune cell, destruction of the immune system.
इम्यून रिस्पॉन्स। तो इतनी छोटे में बता दिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, पूरा बताना है। फैगोसाइटोसिस हो गया। ये सारे आपके, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो पढ़ सकता है या पूछ सकता है। फैगोसाइटोसिस और क्या है, मैकेनिज्म, टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, माइक फॉर्मेशन बताए थे, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के भी में कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस, किलिंग। ये हो गया मेजर इनेट इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म। एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या कैसे कर रहा है, ये इन्फेक्शन को लड़ रहा है, ये एंटीबॉडी जनरेट करके, एंटीबॉडी जनरेशन। माइक्रोबियल सेकेंड इज जो CD4 प्लस टी सेल कर रहा है, माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन बाय हेल्पर टी सेल, दैट इज CD4 plus T cell, and cytotoxic T cell। दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म है। हेल्पर टी सेल का बताए थे आपको, and then it releases cytokines, and cytotoxic T cells releases endotoxins, and cytotoxic T cells ये है CD8 plus T cell। ये मेजर डिफरेंस हो गया इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में। स्टूडेंट्स, कोई सवाल है आपका? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। अगर कोई आपका सवाल नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, और याद रखना वाइवा में मैं पूछूंगा, जब आपकी वाइवा सर होगी। विटामिन सी, हाँ सर बोलो। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए इतना नेसेसरी क्यों है? विटामिन सी, विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुने हो? यस सर। विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। बोथ ऑफ these vitamins are antioxidants। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जैसे नाम से ये स्पष्ट है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है उसका एंटी है, उसको नष्ट करता है। तो हमारे, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एरोबिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन को रिड्यूस करके H2O बनाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके बीच में कई सारी प्रक्रियाएं हैं। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मीन्स its love for the electron is the highest। इलेक्ट्रॉन को
को प्यार करने वाला सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन ये सब नहीं है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। इसीलिए इस वन एलिमेंट का चुनाव हुआ। हम लोग ऑक्सीजन ही क्यों लेते, नाइट्रोजन छोड़ते, नाइट्रोजन लेते, वायुमंडल में 78% है, लेकिन ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन बेसिकली एक्सेप्ट, क्योंकि इसके पास बहुत ही अच्छी एबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोल नेगेटिव एलिमेंट इट इज। तो व्हाट इट डज बेसिकली, हाँ से समझो आप, ये सब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की कहानी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सुने होंगे तो फिर अभी हम रेस्पिरेशन में चले जाएंगे, तो आप ये समझो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि मोस्ट लविंग। तो इस मोस्ट लविंग से पहले कम, थोड़ा कम, उससे कम लव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वह इलेक्ट्रॉन उनके थ्रू गुजरता है। आपने कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ये सब नाम सुने होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया and it dissociates into NAD+. The pair of electron is donated to the complex 1. The iron sulfur center present in the complex 1 are having less electronegativity than oxygen, because oxygen is the highest one. उससे पहले वाले सब कम। आयरन सल्फर सेंटर इन कॉम्प्लेक्स 1, NADH से इलेक्ट्रॉन पेयर आया कॉम्प्लेक्स 1 में, वहां गया और वहां पर उस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे फिर आगे वाला स्पीसीज जो है, तो आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 1 से NADH से जो पास हुआ इलेक्ट्रॉन है वो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 पर, कॉम्प्लेक्स 3 से जाता है कॉम्प्लेक्स 4 पर। यह है इसका ट्रेवल हिस्ट्री। इसका वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो NADH प्लस H प्लस, NADH से लिखो, NADH से डोनेट हुआ इलेक्ट्रॉन। और इस NADH का निर्माण कब हो, कैसे हुआ, इसी साइकिल में, ओके, ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा PDH, जहां एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मर्ज कर रहा है, और FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर कॉम्प्लेक्स 2 से यह जाता है कॉम्प्लेक्स 3 पर, और कॉम्प्लेक्स 3 से सबका कॉमन रूप है कॉम्प्लेक्स 4 पर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रेवल की कहानी इस तरह। फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 पर, तो इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज, दूसरा से तीसरा, फिर आयरन सल्फर सेंटर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए लिपिड में अलग मॉलिक्यूल है, साइटोक्रोम C, ओके, और वाटर लविंग अलग है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए। तो ये जब डोनेट किया तो आप देखोगे कि ये कैसे सीढ़ी पर से उतर रहे हैं स्टेप वाइज में। अगर छत पर से कहा जाए नीचे आने के लिए और सीढ़ी ना हो तो क्या करेगा, आदमी को छलांग मारना पड़ेगा, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन सीढ़ी से आराम से उतर सकता है। तो ये एक सीढ़ी जैसा है, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट मींस जो रिसीविंग स्पीसीज है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज हायर देन द डोनेटिंग वन, and then the series it is getting passed, और फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन पर जिसका हाईएस्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन आना यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीजन इज नाउ, ऑक्सीजन विल नाउ बी रिड्यूस्ड। लेकिन इसका फाइनल जो रिड्यूस्ड स्टेज है, स्पीसीज है, दैट इज H2O। बीच में ये सुपर ऑक्साइड एनायन and other partially reduced state of the oxygen you may see. The partially reduced state of the oxygen is dangerous
because oxygen is most electronegative. So it will accept the electron. It can accept the electron from any of the species, from DNA, RNA, protein, किसी से भी. And if it accepts the electron, it will destroy that structure. And this is one of the cause of the aging. And these partially reduced forms of the oxygen are called as radicals. More appropriately, free radicals. Why free? Because it is free to damage. It is free to gain the electrons from any of these biomolecules. और उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दैट बायोमोलिक्यूल विल बी डिस्टर्ब, द स्ट्रक्चर विल बी डिस्टर्ब, उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा. प्रोटीन का फंक्शन लॉस करा सकता है, किसी डीएनए को खराब कर सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है. एंड द जनरेशन ऑफ these free radicals are happening constantly in your body. माइटोकॉन्ड्रिया में लगातार प्रोड्यूस हो रहा है. ऐसा थोड़ी कि सारे O2 जो है जितने भी आप सांस के लिए सब H2O बन गया. नहीं, कुछ H2O बना, मेजॉरिटी ऑफ द H2O बन गए, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ऑक्सीजन डिस्म्यूटेज एंजाइम का नाम ले लिया. सुपर ऑक्साइड एनायन मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द नेगेटिव चार्ज. अब इसको हाइड प्रोटॉन नहीं मिला क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अभी ये प्रोटॉन लेगा. प्रोटॉन लेगा तो H2O बन जाएगा, नहीं ले पाया है अभी. अब जब लेगा तो H2O बनेगा. और ये प्रोटॉन इसको लेना चाहिए था कॉम्प्लेक्स 4 के ही अंदर. कॉम्प्लेक्स 4 से बाहर क्योंकि प्रोटॉन दिया जाएगा इसको फिर इसी सोर्स से, तो उससे फिर नुकसान नहीं होगा. इस प्रोटॉन पूल से ले लेगा. लेकिन अगर ये प्रोटॉन किसी ऑलरेडी बना बनाया स्ट्रक्चर से ले लिया तो दैट स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड. तो ये कॉम्प्लेक्स 4 से ही H2O बन के निकलना चाहिए था जो ऑक्सीजन हम, लेकिन ये कभी कभी H2O ना होके ये भी निकल. कभी कभी क्या हमेशा होते रह रहा है. मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, बिलियंस ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स यू आर टेकिंग एंड उसमें से कुछ हजार हमेशा हर सांस के साथ फ्री रेडिकल्स आपके जनरेट हो रहे हैं. एंड दिस फ्री रेडिकल हैज द एबिलिटी टू डैमेज अदर सेल्स और अदर प्रोटीन्स और अदर सुपर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. आया समझ में? अब क्या करेगा एंटीऑक्सीडेंट. देयरफॉर द रोल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट comes into that. Therefore, these are the essential nutrients, vitamin C and vitamin E. These antioxidants neutralizes free radicals. तो इस प्रकार से हम फ्री रेडिकल के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बचते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं है, नहीं बच सकते. 100% इसको खत्म नहीं करेगा. कुछ फ्री रेडिकल्स बचेंगे ही बचेंगे. अब जो एंटीऑक्सीडेंट अपने डाइट में लेगा ही नहीं, नील कर देगा, नहीं ले रहा विटामिन सी, विटामिन ई, उसमें क्या होगा? जल्दी बूढ़ा होगा, एजिंग फास्ट हो जाएगी. और एजिंग पर अभी बहुत रिसर्च चल रहा है. साइंटिस्ट बहुत सक्सेसफुल भी हो गए हैं अभी तक. they have got success in resetting the cells 20 years back in time. Now it is possible that you can be reset. आपके बॉडी को रीसेट किया जा सकता है. 20 साल उम्र घटा के पहले चले जाओगे आप. पहले आप 20 साल कम हो जाएगा उम्र, लेकिन आपका 20 साल कम कर दे उम्र तो आप पहुंच जाओगे 1-2 साल में. But to access to these information and the practices are very limited and it is very secret. And recently, I got the Nobel Prize also, I think 3-4 years back, for the generation of induced pluripotent stem cell. And the generation of this induced pluripotent stem cell has a remarkable potential in our biology. It can even give rise to whole individual. And the factors, मतलब किसी स्किन सेल से ही, बॉडी का कोई भी सेल लिए, लाइव से, जिंदा सेल होना चाहिए, चाहे स्किन सेल ही, छोटा सा नोच लिया स्किन सेल या एक कोई बाल उखाड़ लिए, बस उसी से ही the whole organism can be given, can be same organism. जिसका बाल निकाला गया, इसको क्लोन बोलेंगे.
शुरुआती दिनों में जो क्लोन बने थे, जो डॉली शिप की, प्रॉब्लम क्या है, डॉली ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो क्लोन किया गया, डॉली खुद ही 5 साल की थी, जो उसका एज था डॉली शिप का। तो जिस सेल से क्लोन किया गया डॉली को, वह सेल खुद ही एजेड था पहले से ही। तो अब उस डॉली के जन्म होने के बाद उसका एज जो शुरू हुआ, उस स्टेज से शुरू हुआ जिस एज का वो सेल लिया गया था उस एनिमल में, वहां से एज उसका स्टार्ट हुआ। एज इन द मॉलिक्यूलर टर्म, एज ये नहीं कि अभी बर्थ हुआ है तो उसका हाथ छोटा है, पैर छोटा है, पूंछ छोटा है, ये नहीं, वो तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर में फिर एजिंग, यानी पैदा होते ही ये उतने ही साल की थी डॉली जितने साल का स्किन जो है उससे जो पेरेंट एनिमल था, यानी डॉली जिसका क्लोन बना। Therefore, डॉली डायड, अपना उम्र पूरा कर लिया, तुरंत मर गई। फिर इन्होंने जो जापानीज ग्रुप था, नाम बोल रहे हैं, वाई से नाम है, वह ग्रुप जो है इन्होंने इस पर वर्क किया कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स, क्योंकि इसमें जीनोमिक कंटेंट सेम है, फिर क्या हो रहा है, जीनोमिक कंटेंट के अलावा एक्स्ट्रा क्या है। तब ईपी जीनोम, ये सब टर्म आगे आप लोग सुनोगे, ईपी जीनोम कंसेप्ट उन्होंने दिया, मतलब कि जीनोम के अलावा भी फैक्टर्स हैं that will determine the expression of the genes. Means heterochromatization, homochromatization, okay, methylation of DNA. All these patterns in the DNA will determine which genes will be expressed. So there is epigenomic memory pattern. तो इसका epigenome उस हिसाब से था, तो उससे क्लोन बनाया, वो फिर मर गया। अब इस epigenome को भी रीसेट करने के लिए 4 फैक्टर्स पहचाने गए और उसके बाद तहलका मच गया दुनिया में, और इसको पूरा एकदम सीक्रेट कर दिया गया, स्टेम सेल रिसर्च बंद कर दिया गया, बहुत ही लिमिटेड पूरा आ गया कि जिससे तो फिर कुछ भी कर लेगा, अपना ही 1000 कॉपी 1 लाख कॉपी बना देगा, तो अगर मार्केट में आ गया तो पूरा आर्मी का आर्मी खड़ा कर दे, किसी देश को हरा के जीत ले कोई भी। तो अब चाइना कर रहा है ये। तो अब क्या किया गया, और दुर्भाग्य से हमारे देश में इस रिसर्च पर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, अमेरिका बहुत आगे वो कर रहा है ये सब काम। और आप क्या बोल रहे थे, 4 फैक्टर्स, इन 4 फैक्टर्स का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, बेसिकली दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो उसके बाद क्रांति आ गई, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर, फिर इपिजीनोम को भी रीसेट कर लिया। इन 4 फैक्टर्स में से फिर परम्यूटेशन, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चूहों पर, और उसके बाद इनमें से 3 फैक्टर इन्होंने फिर आइसोलेट कर लिया कि नहीं, एक चौथा को निकाल दो। सिर्फ इस 3 फैक्टर से ट्रीट करने पर इपिजीनोम भी रीसेट हो जाता है, यानी स्किन सेल को लेकर, किसी एजेड, किसी बुढ़े का स्किन लेकर के सेल को थोड़ा सा एक बाल उखाड़ ली, उसी से, उसी समझ कर उसी बुढ़े का जो बचपन का फॉर्म है क्लोन में, उस पर बनाया जा सकता है। और वो एज का नहीं होगा, वो जिसमें बुढ़ा है उसका एज का, तो उसका सेल लिया, उसको रीसेट कर दिया गया, उसको बैक इन टाइम कर दिया जा सकता है। नाउ दिस इज पॉसिबल। अब वर्क इस पर चल रहा है कि पूरे के पूरे इंसान को, हम तो उसका एक सेल को लेकर रीसेट करके क्लोन बनाया, नहीं, हमको क्लोन नहीं बनाना, इसी इंसान को ही रीसेट कर दो, इट गोज बैक इन द टाइम, and the work is going on in this direction। and some कुछ सफलता यहाँ भी मिल गई है, चूहों पर देखा गया, 3-4 साल रीसेट कर दिया गया एक सेम ऑर्गेनिज्म को, मतलब एडल्ट को ही, and we have found a success। और details of these things highly classified and we do not know। Are you getting me, students? Yes, sir. तो आप देखोगे कि जो जाहिल है वो कितना सारा चीज लॉस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। शिक्षा कितना जरूरी है, रिसर्च होना कितना जरूरी है, साइंस में तरक्की करना कितना जरूरी है। अब इस टूल को यूज करके ये सफलता पाई गई है अभी तक, एक चूहा का आंख निकाल दिया गया, नया आंख बन गया उसमें, ये 3 फैक्टर्स को ट्रीट करने के बाद। पैर काट दो, नया पैर, अगर ह्यूमन में भी ये सारे चीज दोहराया जा सकती है, किसी भी बॉडी के लॉस हुए भाग को
नया बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका क्योंकि ज्ञान है, अगर ये गलत हाथों में पहुंच गया तो इसके भयंकर दुष्परिणामी परिणाम भी हो सकते हैं। चलो, ये तो अभी अच्छा, तुम क्या पूछे तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। क्या पूछे, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? विटामिन सी एसेंशियल क्यों? हाँ, विटामिन सी कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है? तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये एक तरह का, मतलब कोई कुछ भी लिख देता है आर्टिकल में ना, इस तरह से विटामिन सी नॉट ओनली इंक्रीजेज इम्यूनिटी, ये बहुत कुछ इंक्रीज करता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को ही नष्ट कर रहा है, ये आपकी उम्र को भी बढ़ा रहा है, आपके स्किन में जो क्रैक्स आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर रहा है। क्रैक्स इज बिकॉज ऑफ द एजिंग। ओके, इट इज इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी। उस ओवरऑल हेल्थ में इम्यूनिटी भी है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब आते हैं एड्स। हाउ एड्स इज रिलेटेड विथ आवर इम्यून सिस्टम, हाउ इट अफेक्ट्स। तो पहले आप व्हाट इज एड्स, यू माइट बी नोइंग दिस। एड्स एक नाम का बीमारी है जो कि HIV से होता है। तो ऐसा नहीं है कि जितना भी आदमी को HIV इन्फेक्शन हुआ सबको एड्स हो गया। एड्स क्या है? डिजीज है, डिजीज का नाम है। और HIV जो है इस डिजीज को काउज करने वाले एजेंट का नाम है, एंड दैट इज वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है, एंड दिस इज द वायरस। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हम डिजीज का नाम पूछते हैं, बोलता है HIV। भैया डिजीज का नाम पूछ रहे हैं, HIV क्यों बोल रहे हो? और वायरस का नाम पूछेंगे तो बोलेगा एड्स। तो ये सब लोग मिस्टेक नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो नहीं करोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो नहीं करोगे। ओके, सो द एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन, मैंने कब पता चला? 1980 में। दिस एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और यह वायरस जो है इसके चार मुख्य तरीके, मुख्य क्या, यही चार तरीका ही है फैलने का, इसके अलावा कोई पांचवा तरीका नहीं पाया गया। सिर्फ चार मोड है, चार तरीका है इनके फैलने का, स्प्रेड होने का। आप जानते हैं? एनीबॉडी? कैसे फैलता है HIV? हाउ डज इट स्प्रेड? सर प्लेसेंटल रूट से। प्लेसेंटल रूट। नीडल यूज करने से भी होता है। Okay, the exchange of body fluids. Number one, exchange of body fluids. ऐसे बाकी ये सभी एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हैं। को इसको थोड़ा ठीक और कर देते हैं। ये फैलता है HIV एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। 1, 2, 3, 4 तरह। जैसे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एनकाउंटर विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है HIV से, then the second partner will also get HIV if they sexually encounter.
प्लासेंटल बोला था आपने, बर्थ, बाय बर्थ, और शेयरिंग नीडल्स, नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन सारी प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो रहा है। यह एचआईवी कोई एयरबॉर्न नहीं है, वाटरबॉर्न नहीं है, नहीं है। इमेजिन कि अगर एचआईवी एयरबॉर्न होता तो क्या कहानी होती? और दुनिया का जनसंख्या 7 हो गया रहता ना, आधा से ज्यादा। ये कोरोना जो है, कोविड, कोई बहुत ज्यादा लीथल नहीं है, बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल नहीं है, बट इट्स इन्फेक्टिविटी रेट इज हाई। एचआईवी, इसका पैथोलॉजी बहुत हाई है। एड्स पैथोलॉजी बहुत तगड़ा है, इसका मौत हो जाएगी। आज हो चाहे 10 साल बाद हो जाएगा, अगर ट्रीटमेंट के बिना रह गया तो। लेकिन इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, तो भी बच जाता है। 99% आदमी बच जाता है जिससे कोई इन्फेक्शन। 99 नहीं, 97, 96 डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री। तो कोई खतरनाक बीमारी नहीं, लेकिन इफेक्टिविटी बहुत हाई है, क्योंकि यह एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, फूड बॉर्न है, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है। यह एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही फैल सकता है। अगर ये एयरबॉर्न वाटरबॉर्न होता तो कितनी बड़ी तबाही मचाता है एचआईवी, कैन नॉट इमेजिन। करोड़ों अरबों लोग मारे गए, तो हो सकता है अभी तक दुनिया भी खत्म है, क्योंकि इससे इंफेक्शन होने के बाद मौत जो है लगभग तय है। अब जाकर के एडवांसमेंट हुआ है, तो नाउ वी लिव ए लॉन्गर लाइफ, बट स्टिल पीपल डाई बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बताएंगे अभी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन आपको। तो आप देखिए स्टेरिंग नीडल्स। इसके बाद एचआईवी आने के बाद 1980 में सेक्सुअल एनकाउंटर जो फ्रीली लोग करते थे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उन प्रोटेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ, और इसी के साथ फैमिली प्लानिंग का भी कंसेप्ट आया। विद द सेम प्रोटेक्शन, नहीं, फैमिली प्लानिंग वाला निरोध पहले आ गया था, और उसके बाद फिर इस पर और ज्यादा जोर दिया गया कि नहीं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो। ये अवेयरनेस इसके बाद फैला, नहीं तो एड्स हो जाएगा। शेयरिंग नीडल्स, उसके पहले ग्लास के सिरिंज होते थे, जिसको ऑटोक्लेव करके डॉक्टर्स यूज करते थे, लेकिन रूरल सेटिंग में कहाँ ऑटोक्लेव करेगा? सेम नीडल से सेम सिरिंज से भुका रहा है ग्लास का था। उसके बाद आया डिस्पोजेबल, डिस्पोवैल, सब इसी का देन है। इसका दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा फैल गया, लिखो फेंको, वन टाइम यूज एंड थ्रो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जो था एकदम शीशी का बोतल में, ग्लास का बोतल होता था। पुराने मूवी में देखोगे ग्लास का बोतल है, हमारा अकबर एंथोनी में देखना ग्लास का बोतल है, उससे खून चल रहा है पाइप से। अब स्टेराइल बैग्स है, वन टाइम यूज उसको कर दिए जाते हैं, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से खतरा कम हो गया। लेकिन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ही ब्लड ले लिया गया और उसको चढ़ा दिया, तब तो हो जाएगा, और एक ही बार बैग को यूज किया जाएगा। ग्लास वाला यूज नहीं किया जाएगा कि उसमें दिया गया फिर उसी में एक ही में बार डिफरेंट आदमी का भरा जा रहा है, तो सब में फैल जाएगा, नहीं तो इन्फेक्शन। फिर बर्थ, ये सब रिलेटेड कई सारे मॉडिफिकेशन हुए, लोग अवेयर हुए, जनरल नॉलेज बन गया सब। अब ये सब जनरल नॉलेज का पार्ट है, कॉमन सेंस का पार्ट है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, इंजेक्शन लगने से पहले चेक कर लेना है, हाँ डिस्पोजेबल है, और अब जनरली यही मिलता ही है, तो यही इसी से होगा। लेकिन हाँ, डिस्पोजेबल में भी रूरल एरियाज में क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से कई लोगों को लगा देगा, तो वो बहुत खराब चीज है, इंश्योर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हुआ। समझ में स्टूडेंट्स?
ओके, ये कंट्रोवर्शियल है, ये आया कैसे, 1980 में आईपीएल कैसे हुआ। जैसे अभी जैसे कोई भी तरह का बीमारी है, ये बहुत सारे रियल नॉलेज जो है डोमेन में छूट जाता है। क्या करती है सरकारें भी जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। कोविड कहाँ से आया रियल में, अब इस पर झगड़ा चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि चाइना का देन है। अब ये किसका देन है, 1980। क्यों? क्योंकि एक HIV जो था वो लिमिटेड था मकाक बंदरों के अंदर ही। ये मकाक बंदर अफ्रीका के, वेस्ट अफ्रीका से मकाक बंदर से ये वायरस इंसानों में कैसे पहुंच गया, और इसके पहुंचने के यही सब तरीके हैं। क्या किसी बंदर का खून चढ़ाया गया, किसी इन्फेक्टेड बंदर का? नहीं। क्या किसी बंदर से नीडल फेल किया गया? इसकी भी संभावना है। किसी बंदर से आदमी का जन्म हो गया? ये भी नहीं हो सकता। इस पर सस्पेक्ट है, किस पापी ने ये काम किया बंदर के साथ, और फिर उसने उसको फैला दिया अमेरिका में जाके। वो अमेरिका से ही आया था, तो अब अमेरिका जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब कंट्री तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा नहीं। कोई पागल इंसान अफ्रीका घूमने गया, उसने क्या किया जंगल में वो जाने। तो अब देखिए कि जैसे अब वो एक बार जब ह्यूमन पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो गया ये वायरस, अब जाएगा ये कभी नहीं जाएगा। अब ये अपना इस पॉपुलेशन के अंदर इस वायरस ने घर बना लिया है। अब तभी ये वायरस एलिमिनेट होगा जब यह वायरस दुनिया में इसके एक भी पेशेंट नहीं बचेंगे तब। हर पेशेंट, जैसे पोलियो उन्मूलन चला, हर व्यक्ति से हर बच्चा को खुराक पिलाया जाए, भले उसमें अंदर इंफेक्शन हो न हो हमको मतलब नहीं, सबको पिलाओ। उसी तरह कोई ऐसा थेरेपी आ जाए जो सब आदमी को दिया जाए, या कोई वैक्सीन का विकास हो जाए जो सब आदमी को दे दिया जाए, हर व्यक्ति को, तो क्या होगा, यह वायरस एलिमिनेट हो जाएगा दुनिया से, और फिर इसका नामो निशान दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। फिर हमको इसकी जरूरत, जैसे स्मॉल पॉक्स का किया गया। और अभी पोलियो का उन्मूलन चल ही रहा है, दुनिया से लगभग ये इरेडिकेट हो चुका था। मान लिया गया था कि ये पोलियो अब चला गया। इतने सालों से पल्स पोलियो WHO पैसा पर पैसा दिए जा रहा, किए जा रहा, हो रहा था, लेकिन कुछ इंसानियत के दुश्मन होते हैं, उन्होंने सारा काम और इतने वर्षों की मेहनत और इतना वर्ल्ड बैंक का बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस सब बर्बाद कर दिया। कौन है वो बदमाश का नाम? पाकिस्तान। इन्होंने मदरसों में पढ़ा दिया कि ये पल्स पोलियो पिलाने से, खुराक पिलाने से बच्चे जो होंगे नपुंसक हो जाएंगे, इस्लाम पर ये है, धर्म को पर ये कर दिया, वो कर दिया, अनाट शनाट बनट बनट इन्होंने जो अनपढ़ जाहिल जनता है उसको समझा दिया। वो पल्स पोलियो पिलाते ही नहीं। तो क्या हुआ, सारी दुनिया में पल्स पोलियो नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो मिलता है। तो इन्होंने पूरे दुनिया के, अब वहां से पोलियो फिर दूसरे जगह में पहुंचेगा, तो पूरे दुनिया के मेहनतों पर पानी फेर दिया है जाहिलों ने। और पल्स पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम फेल हो गया WHO का। पल्स पोलियो वायरस जो है एलिमिनेट नहीं हो पाया वर्ल्ड से अभी तक। इसीलिए पाकिस्तान